ये कहानी है एक अनाथ लड़की की, जिसे सारे लोग मासूम और छोटी सी बच्ची समझते थे। लेकिन जब उस लड़की की सच्चाई सारे लोगों को पता चली, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक पति और पत्नी को देखते हैं। पत्नी का नाम है केट और पति का नाम है जॉन, और अभी ये दोनों एक हॉस्पिटल में आए हुए हैं क्योंकि केट गर्भवती है और अब जल्दी ही केट की तबीयत खराब होने लगती है। फिर केट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर के जाया जाता है और केट यहाँ पे चारों तरफ जॉन को ढूंढ रही होती है, लेकिन जॉन उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तभी नर्स केट को बताती है कि उसका बच्चा मर चुका है और वो एक लड़की थी। और इस बात को सुनने के बाद केट पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। तभी यहाँ पे जॉन आता है और केट अपनी मरी हुई बेटी को देखती है और वो और भी ज्यादा रोने लगती है। और इसी बीच केट की आंख खुल जाती है और केट बहुत ही ज्यादा डरी होती है, इसीलिए वो जाती है वॉशरूम में। और यहाँ पे हम केट के पेट पे एक निशान भी देख पाते हैं और ये निशान ऑपरेशन के समय का होता है, इसीलिए केट इन सारी चीजों को भुलाने के लिए दवाई खाती है। फिर अगले दिन पहुंचती है अपने थेरेपिस्ट के पास और उसे सारी बातें बताती है। तब उसकी थेरेपिस्ट बताती है कि ऐसे सपने तो आते ही रहते हैं और इन सपनों का मतलब ये भी हो सकता है कि तुम एक बेटी को गोद लो क्योंकि तुमने एक बेटी को खोया है। और यहाँ पे केट अपने थेरेपिस्ट को ये भी बताती है कि उसका फिर से शराब पीने का मन हो रहा है। फिर यहीं पे हमें पता लगता है कि केट को शराब की लत थी और वो इसके लिए बहुत दिनों तक रिहैब सेंटर में थी। और केट की थेरेपिस्ट यहाँ पे कहती है कि तुम्हारा बस मन हो रहा है शराब पीने का, लेकिन अब तक तुमने शराब को दोबारा हाथ नहीं लगाया है। इसका मतलब ये है कि सारी चीजें अभी भी ठीक है। और अब यहाँ पे केट का सेशन खत्म हो जाता है और केट पहुंचती है अपनी बेटी को पिक करने के लिए। केट की बेटी का नाम है मैक्स और मैक्स गूंगी है। और अब केट मैक्स को लेकर के अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही वो पियानो बजाने लगती है। तभी केट को बाहर कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं और केट बाहर निकलती है। तभी यहाँ पे जॉन आता है इनके बेटे के साथ और इनके बेटे का नाम है डैनियल। और अब रात हो जाती है और केट मैक्स को सुला रही होती है। तब मैक्स केट को कहानी सुनाने के लिए कहती है और मैक्स गूंगी बहरी है, फिर भी वो सारी चीजों को समझ जाती है क्योंकि वो लिप्स रीड कर सकती है। इसीलिए केट यहाँ पे मैक्स को कहानी सुनाती है और मैक्स सो जाती है। फिर केट पहुँचती है जॉन के पास और उसे कहती है कि हमें एक बच्चा गोद लेना चाहिए और जॉन भी बच्चा गोद लेने के लिए मान जाता है। इसीलिए अगले दिन ये दोनों पहुंचते हैं एक अनाथ आश्रम और केट नीचे बच्चों को देखने लगती है। तभी जॉन ऊपर चला जाता है और यहाँ पे जॉन एक लड़की को पेंटिंग करते हुए देखता है और इस लड़की का नाम है ईस्थर। और ईस्थर जॉन से बहुत ही प्यारी बातें करती है और कहती है कि वो सबसे अलग है, इसीलिए बाकी लोग उससे बात नहीं करते। इसीलिए जॉन से बात करके उसे बहुत अच्छा लगा। तभी यहाँ पे केट भी आ जाती है और केट के साथ सिस्टर भी होती है और केट और जॉन को ईस्थर बहुत पसंद आती है। इसीलिए अडॉप्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये दोनों पहुंचते हैं ऑफिस में और सिस्टर यहाँ पे उस लड़की के बारे में सारी बातें बताती है कि वो रशिया से है, लेकिन जिस परिवार के साथ वो रह रही थी उस परिवार के सारे लोग एक आग में जल के मर गए, लेकिन ईस्थर एक बहुत ही होनहार लड़की है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद ये दोनों निश्चय कर लेते हैं कि वो ईस्थर को गोद लेंगे। और 3 हफ्ते के बाद जॉन और केट आकर के ईस्थर को यहाँ से ले जाते हैं और रास्ते में केट ईस्थर को बताती है कि उसकी एक बेटी है मैक्स जो बोल और सुन नहीं सकती। इसीलिए केट यहाँ पे ईस्थर को इशारे की भाषा सिखाती है। फिर जैसे ही ये लोग घर पहुँचते हैं, मैक्स ईस्थर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अब धीरे धीरे करके ईस्थर घर के सारे लोगों से मिलती है। और यहाँ पे हम घर में जॉन की माँ को भी देखते हैं और ये सारे लोग ईस्थर के यहाँ आने से खुश हैं। लेकिन डैनियल को ईस्थर पसंद नहीं आती क्योंकि वो देखता है कि उसके माता पिता उसे कुछ ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं। इसीलिए डैनियल अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है क्योंकि बाहर इनके पास एक ट्री हाउस होती है और डैनियल अपने दोस्तों के साथ वहीं पे जाता है। फिर रात हो जाती है और रात में ईस्थर पहुंचती है मैक्स के कमरे में और मैक्स जग जाती है। फिर ईस्थर मैक्स को लेकर के पहुंचती है जॉन और केट के कमरे में जहाँ वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तब ईस्थर कहती है कि मुझे और मैक्स को आप लोगों के पास सोना है और इतना कहने के बाद ईस्थर इन दोनों के बीच में सो जाती है और वो जॉन से चिपक करके सोती है। फिर अगले दिन सारे लोग स्कूल जाने लगते हैं। तभी ईस्थर अपने रेगुलर कपड़ों में बाहर निकलती है। तब केट उसे कहती है कि तुम्हें स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा और ईस्थर कहती है कि इन कपड़ों में क्या बुराई है, मुझे अलग रहना बहुत पसंद है। और केट भी मान जाती है। फिर ईस्थर पहुंचती है स्कूल और जैसे ही बच्चे ईस्थर को इन कपड़ों में देखते हैं वो उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। और अब क्लास के बाद जब सारे बच्चे घर चले आते हैं तब हम डैनियल को देखते हैं जो कि निशानेबाजी कर रहा है और इसी बीच वो एक कबूतर को मार देता है, लेकिन कबूतर घायल होता है, वो मरा हुआ नहीं होता है और वो तड़प रहा होता है। तभी यहाँ पे ईस्थर आती है और वो डैनियल को कहती है कि तुम्हें इस कबूतर को मार देना चाहिए क्योंकि ये दर्द से कराह रहा है। और डैनियल कहता है कि मैं इसे नहीं मार सकता। तब ईस्थर एक पत्थर उठाती है और वो कबूतर को वहीं पे मार देती है और इस चीज को देख करके डैनियल घबरा जाता है। और अब बाहर से आने के बाद ईस्थर नहाने लगती है। तभी केट उसके कपड़े निकालने जाती है और केट को यहाँ पे ईस्थर के कपड़ों के बीच एक बाइबल मिलती है और इसी बाइबल के अंदर एक आदमी की तस्वीर भी होती है, लेकिन केट इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचती और वो बाइबल वापस रख देती है। तभी अगले दिन ईस्थर पहुंचती है स्कूल और एक लड़की ईस्थर को बुली करने लगती है और वो उसकी बाइबल छीन लेती है और ईस्थर अपनी बाइबल वापस लेने लगती है। तभी वो बाइबल फटता है और
सारे के सारे पन्ने गिर जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद इस्थर बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है और ये नजारा बहुत ही भयानक होता है। फिर इस्थर पहुंचती है घर और केट उसे पियानो सिखाने लगती है। फिर इसी बीच इस्थर केट की मरी हुई बेटी के बारे में पूछती है। तब केट इस्थर को बाहर लेकर के जाती है और वो एक फूल का पौधा दिखाती है और कहती है कि मेरी बेटी के मरने के बाद मैंने उसकी अस्थियों को इस फूल के नीचे रखा था, इसीलिए इस फूल को देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ है। और इस्थर को ये बात बहुत प्यारी लगती है। फिर रात में जॉन और केट को लगता है कि सारे बच्चे सो चुके हैं, इसीलिए ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है इस्थर पे और ये देखते हैं कि इस्थर उन्हें देख रही थी, इसीलिए ये दोनों रुक जाते हैं। और अगले दिन केट पहुंचती है इस्थर के पास और उससे बात करने की कोशिश करती है कि वो उसे समझा सके कि कल रात उसने जो कुछ भी देखा उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचने के लिए, क्योंकि बच्चों को इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन उल्टा इस्थर केट से कहती है कि वो बस सेक्स ही तो था, उसके बारे में ज्यादा सोचने जैसा क्या है, ये तो बहुत ही मामूली चीज है। और इस बात को सुनने के बाद केट एकदम भौचक्का रह जाती है और सोचने लगती है कि इस्थर के साथ जरूर कोई समस्या है, वरना इतनी छोटी सी बच्ची ऐसी बातें कैसे कर सकती है। इसीलिए वो ये सारी बातें जॉन को बताती है और कहती है कि मुझे लगता है कि केट के साथ कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हमें केट को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर के चलना चाहिए। लेकिन जॉन इस बात को टाल देता है और अगले दिन सारे बच्चे पहुंचते हैं प्लेग्राउंड में और यहाँ पे जॉन भी होता है इनके साथ। तभी इस्थर उसी लड़की को देखती है जिस लड़की ने उसकी बाइबल फाड़ी थी, इसीलिए इस्थर उस लड़की का पीछा करने लगती है और जैसे ही वो लड़की ऊपर जाती है इस्थर उसे धक्का दे देती है और उस लड़की की टांग टूट जाती है। और इन सारी चीजों को मैक्स देख लेती है, इसीलिए जब रात में खाना खाते समय जॉन इस बारे में पूछता है तब इस्थर कहती है कि उस लड़की का बस पैर फिसल गया था और मैक्स भी यही बात कहती है। और हमें पता लगता है कि मैक्स भी झूठ बोल रही है क्योंकि वो इस्थर को बचाना चाहती है, क्योंकि इस्थर अपना ज्यादातर समय मैक्स के साथ बिताती है। और डैनियल भी इस चीज को देखता है कि मैक्स कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है इस्थर की, इसीलिए वो इस्थर का मजाक उड़ा देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर जब केट इस्थर को लेकर के शॉपिंग करने जाती है तभी उसे अनाथ आश्रम से सिस्टर का कॉल आता है और जब केट इस्थर को बात करने के लिए कहती है तब वो मना कर देती है और केट सिस्टर को बताती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। और अब सारे लोग घर चले आते हैं और घर आते ही इस्थर पियानो बजाने लगती है और वो बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है, जिसे देख के केट चौंक जाती है और कहती है कि जब मैं तुम्हें पियानो सिखा रही थी तब तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें पियानो बजाना नहीं आता। तब इस्थर कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि आपको बुरा लगे। और अब यहाँ से केट की उलझने और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, इसीलिए वो रात में जॉन को कहती है कि इस्थर के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हमें इसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर के चलना चाहिए। लेकिन जॉन यहाँ पे केट की एक नहीं सुनता। तभी अगले दिन सिस्टर इनके घर पे आती है और वो जॉन और केट को बताती है कि हमें लगता है कि इस्थर के साथ कुछ गड़बड़ है और कुछ चीजें पता करने के बाद हमें पता चला है कि वो बच्चों को चोट पहुंचाती आई है। तभी इन सारी बातों को इस्थर सुन लेती है और वो जाती है मैक्स के पास और कहती है कि यहाँ पे एक औरत आई हुई है जो मुझे यहाँ से लेकर के जाना चाहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगी ताकि मैं यहाँ रह सकूं। और मैक्स मान जाती है। तभी हम केट को देखते हैं जो कि जॉन से कहती है कि हमें अभी के अभी उसे थेरेपिस्ट के पास लेकर के जाना चाहिए और जॉन भी इस चीज के लिए मान जाता है। तभी सिस्टर यहाँ से निकल जाती है और इस्थर मैक्स को लेकर के छुपी हुई होती है और वो इशारे में मैक्स से कहती है कि हम सिस्टर को डराने वाले हैं। और इतना कहने के बाद जैसे ही सिस्टर की गाड़ी इनके करीब आती है इस्थर मैक्स को धक्का दे देती है और यहाँ पे सिस्टर की गाड़ी मैक्स के ऊपर चढ़ने ही वाली होती है, लेकिन सिस्टर अपनी स्टीयरिंग मोड़ लेती है और सिस्टर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो पहुंचती है मैक्स के पास। तभी इस्थर पीछे से उसके सर पे हथौड़ा मार देती है और सिस्टर वहीं पे बेहोश हो जाती है। और अब ये लोग सिस्टर को यहाँ से लेकर के जाने लगते हैं। इसी बीच सिस्टर एक बार फिर से जग जाती है। तब इस्थर बड़ी ही बेरहमी के साथ उसके सर पे मारने लगती है और अंततः सिस्टर की मृत्यु हो जाती है। और अब ये लोग सिस्टर की लाश को ले जाकर के ट्री हाउस में छुपा देते हैं और यहाँ पे इस्थर मैक्स को धमकी देती है और कहती है कि अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई तो पुलिस वाले तुम्हें भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और इस बात को सुनने के बाद मैक्स बुरी तरीके से डर जाती है और अब ये लोग ट्री हाउस से नीचे उतरने लगते हैं। तभी डैनियल इन्हें देख लेता है, लेकिन इस्थर भी डैनियल को देख लेती है, इसीलिए रात में वो जाती है डैनियल के कमरे में और उस पे एक चाकू तान देती है और कहती है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और डैनियल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो इतना डर जाता है कि वो अपने पैंट में पेशाब कर देता है। फिर अगले दिन केट और जॉन इस्टर को लेकर के पहुंचते हैं थेरेपिस्ट के पास और थेरेपिस्ट इस्टर से बहुत देर बात करती है और जब वो बाहर आती है तब वो जॉन को कहती है कि इस्टर बिल्कुल ठीक है, लेकिन केट को देखने के बाद उसे समस्या हो रही है, इसीलिए सारी परेशानियां केट की है। और जॉन भी इस बात से राजी हो जाता है और अब ये लोग घर आ जाते हैं। तभी अनाथ आश्रम से केट को कॉल आता है और वो लोग बताते हैं कि सिस्टर कल से घर वापस नहीं आई है और केट बताती है कि वो कल ही यहाँ से निकल चुकी है, इसीलिए अब ये लोग पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और जल्दी ही पुलिस वालों को सिस्टर की लाश मिल जाती है, लेकिन वो लाश इनके घर से दूर मिली होती है। फिर भी पुलिस वाले जॉन और केट से पूछताछ करते हैं और ये लोग कहते हैं कि इन्हें बिल्कुल भी इस बारे में आइडिया नहीं, लेकिन यहाँ पे केट की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, इसीलिए वो रशिया के एक अनाथ आश्रम में कॉल करती है जहाँ के बारे में इसे बताया गया था कि इस्थर वहीं से आई है। और यहाँ पे अनाथ आश्रम वाले
केट को बताते हैं कि उसके अमेरिका जाने से पहले कि हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। और इस बात को सुनने के बाद केट को और भी ज्यादा शक होने लगता है। फिर अगले दिन केट बच्चों को लेकर के बाहर चली जाती है और इस्थर दिन भर जॉन के साथ होती है और वो जॉन से कहती है कि केट शायद उसे पसंद नहीं करती। तब जॉन उससे कहता है कि तुम्हें केट के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहिए। तभी हम केट को देखते हैं जो अपने बच्चों को लेकर के स्कूल आई है, लेकिन वो अपने बच्चों से पूछ रही है कि क्या तुमने केट को कुछ गलत करते हुए देखा है। और उसके दोनों बच्चे यहाँ पे झूठ बोलने लगते हैं और केट घर वापस आ जाती है। तभी उसे इस्थर दिखाई पड़ती है और इस्थर केट से कहती है कि उसके पास एक गिफ्ट है। और इतना कहने के बाद वो अपने पीछे से बहुत सारे फूल निकालती है और केट जैसे ही फूलों को देखती है वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये वही फूल होते हैं जिस फूल के नीचे केट ने अपनी मरी हुई बेटी की अस्थियां रखी हुई थी। इसीलिए केट यहाँ पे गुस्सा करने लगती है क्योंकि इस्थर ने उस पौधे को ही खराब कर दिया है। और केट यहाँ पे जोर से इस्थर का हाथ पकड़ती है और यहाँ से चली जाती है। तभी इस्थर पहुँचती है स्टोर रूम में और वो जानबूझ के अपना हाथ तोड़ लेती है। फिर जॉन उसके पास जाता है और जल्दी ही जॉन को ये बात पता लग जाती है। इसीलिए जॉन केट पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है कि तुमने एक बच्ची का हाथ तोड़ दिया। लेकिन केट कहती है कि मैंने उसका हाथ इतने जोर से नहीं पकड़ा था कि उसका हाथ टूट जाए। और अब इन सारी चीजों से केट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसीलिए वो शराब की 2 बोतल खरीदती है, लेकिन वो थोड़ा सा ही शराब पीती है और उसे लगता है कि वो गलत कर रही है। इसीलिए वो एक शराब की बोतल की पूरी शराब फेंक देती है, लेकिन दूसरी बोतल को छोड़ देती है। और अगले दिन फिर से अपने बच्चों को लेकर के स्कूल जाती है। और जब डैनियल स्कूल के अंदर जा रहा होता है तभी उसके बैग से उसकी किताबें गिर जाती हैं और केट गाड़ी से निकल करके उन किताबों को उठाने जाती है। तभी इस्थर हैंड ब्रेक को हटा देती है और वो गाड़ी से निकल जाती है। लेकिन मैक्स अभी भी गाड़ी के अंदर होती है और मैक्स इन सारी चीजों को देख रही होती है। लेकिन अब ये गाड़ी नीचे जाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ये कार बर्फ से टकरा करके रुक जाती है। और अब केट जैसे ही घर पहुंचती है वो अपने थेरेपिस्ट को देखती है, क्योंकि जॉन ने उसे बुला रखा है और जॉन को एक शराब की बोतल भी मिली है जो ईस्टर ने उसे दी थी। इसीलिए केट की थेरेपिस्ट कहती है कि तुम्हें फिर से रिहैब सेंटर जाना पड़ेगा, लेकिन केट रिहैब सेंटर जाने से मना कर देती है। तब जॉन कहता है कि अगर तुम रिहैब सेंटर नहीं गई तब मैं बच्चों को लेकर के तुमसे अलग हो जाऊंगा। और अब हम फिर से ईस्टर को देखते हैं जो कि मैक्स को डरा रही होती है और कहती है कि अगर आज के बारे में तुमने अपनी माँ को कुछ भी बताया तब मैं तुम्हारे माँ को गोली मार दूंगी। और इन बातों को सुनने के बाद मैक्स सिर्फ रोती रहती है। लेकिन ईस्टर जैसे ही इस कमरे से बाहर निकलती है डैनियल मैक्स के कमरे में आ जाता है और मैक्स डैनियल को सारी बातें बता देती है। लेकिन ईस्टर इन सारी बातों को बाहर से सुन लेती है। तभी अगले दिन केट ईस्टर की बाइबल को ढूंढने लगती है और थोड़ी देर के बाद उसे बाइबल मिल भी जाता है और उसे बाइबल के ऊपर एक नाम मिलता है जिसका नाम है सारनी इंस्टीट्यूट। इसीलिए केट इसके बारे में गूगल पे सर्च करती है और उसका नंबर निकालती है। लेकिन जैसे ही वो इंस्टीट्यूट में कॉल करती है केट को पता लगता है कि ये कोई अनाथ आश्रम नहीं बल्कि एक पागल खाना है। और अब केट और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी बीच हम डैनियल को देखते हैं जो कि अपने ट्री हाउस जा रहा है, क्योंकि रात में उसे मैक्स ने कहा था कि वहाँ पे उसने बहुत सारी चीजें छुपा रखी हैं जिससे ये लोग ईस्थर को पकड़ सकते हैं। इसीलिए डैनियल पहुँचता है ट्री हाउस, लेकिन वो जैसे ही अंदर घुसता है तभी वहाँ पे ईस्थर भी आ जाती है और वो दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है और चारों तरफ तेल छिड़कने लगती है और वो जल्दी ही पूरे ट्री हाउस को आग लगा देती है और अंदर ही डैनियल को बंद करके यहाँ से भाग जाती है। और अब डैनियल मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आता। इसीलिए डैनियल ट्री हाउस के छत पे चढ़ जाता है और वो ऊपर से कूदता है, लेकिन डैनियल बेहोश हो जाता है क्योंकि वो घायल हो चुका होता है। तभी वहाँ पे ईस्थर फिर से आ जाती है। तब तक केट की भी नजर पड़ती है ट्री हाउस पे और वो देखती है कि आग लग चुकी है, इसीलिए केट भी इधर आने लगती है। इसी बीच ईस्थर एक पत्थर उठाती है और उससे वो डैनियल को मारने ही वाली होती है। तभी मैक्स उसे धक्का दे देती है और इसी बीच केट वहाँ पे आ जाती है और वो देखती है कि डैनियल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसीलिए अब सारे लोग हॉस्पिटल चले आते हैं और यहाँ पे ईस्थर भी होती है। तभी डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि डैनियल के गर्दन पे बहुत ही तेज चोट लगी है, इसीलिए उसे ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। और इस बात को सुनने के बाद केट परेशान हो जाती है और वो जॉन को सारी बातें बताने लगती है कि ईस्टर पहले एक पागल खाने में थी। लेकिन जॉन यहाँ पे केट की किसी भी बात पे यकीन नहीं करता और ईस्टर देखती है कि ये दोनों व्यस्त हैं, इसीलिए वो चुपके से जाने लगती है डैनियल के कमरे में। लेकिन मैक्स उसे जाते हुए देख लेती है। तभी ईस्टर जाती है डैनियल के कमरे में और उसके सर पे एक तकिया रख करके उसे मारने लगती है। और इसी बीच मैक्स केट का हाथ खींच रही होती है कि वो कमरे की तरफ चले। तब तक पूरे हॉस्पिटल में अलार्म बजने लगता है और डॉक्टर्स पहुंच जाते हैं कमरे में। फिर वो डैनियल की जान बचा लेते हैं। लेकिन केट को अब समझ में आ चुका है कि ये सब कुछ ईस्थर ही कर रही थी, इसीलिए केट ईस्थर को मारने लगती है और सारे लोग केट को पकड़ लेते हैं। और इसी बीच केट के फोन पे एक कॉल आ रहा होता है। लेकिन इस हादसे के बाद अब केट की तबीयत बुरी तरीके से खराब हो जाती है, इसीलिए केट को भी यहीं पे एडमिट करवा दिया जाता है। और जॉन केट को कहता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, डैनियल भी ठीक है और तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगी, लेकिन मैं बच्चों को लेकर के घर जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद जॉन मैक्स और ईस्थर को लेकर के घर आ जाता है और घर आने के बाद जॉन अपने काम पे लग जाता है। तभी यहाँ पे ईस्थर आती है और अब ईस्थर ने किसी जवान लड़की की तरह कपड़े पहन रखे हैं और अब वो जॉन को छूने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है। और इस चीज को देखने के बाद जॉन गुस्सा हो जाता है और ईस्थर उससे कहती है कि मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। और जॉन कहता है कि तुम एक छोटी बच्ची ही हो और मैं कल ही अनाथ आश्रम को कॉल करूंगा। और अब इस बात को सुन के ईस्थर गुस्सा हो जाती है और यहाँ से जाने के बाद वो अपने कमरे में रोने लगती है। तभी हम केट
केट को देखते हैं जिसे सारनी इंस्टीट्यूट से कॉल आता है और वो डॉक्टर केट से पूछता है कि इस्थर कहाँ पे है। तब केट बताती है कि वो घर पे है मेरे पति और मेरे बच्चों के साथ। तब वो डॉक्टर कहता है कि अभी अपने घर पे कॉल करो और अपने पति और बच्चों को कहो कि उससे दूर रहें और उसके साथ साथ तुम पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर दो अपने घर पे पहुंचने के लिए, क्योंकि इस्थर एक कातिल है और वो हमारे पागल खाने की सबसे वायलेंट लड़की है। और उसके साथ साथ डॉक्टर ये भी बताता है कि इस्थर को हार्मोन डिसऑर्डर की बीमारी है जिसकी वजह से वो बच्ची लगती है, लेकिन वो बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की औरत है। तभी दूसरी तरफ हम इस्थर को देखते हैं जो अपने दांत और अपने सारे मेकअप को हटाने लगती है और मेकअप हटने के बाद वो बहुत ही भयानक लगती है। तभी केट हॉस्पिटल से निकल पड़ती है अपने घर पे आने के लिए और वो पुलिस वालों को भी कॉल कर देती है। तब तक इस्थर ने घर पे तोड़फोड़ मचा रखा होता है और इसी बीच जॉन पहुंचता है इस्थर के कमरे में जहाँ उसे अजीबोगरीब पेंटिंग्स नजर आती है और इन सारी पेंटिंग्स को इस्थर ने बनाया है और जॉन इन सारी पेंटिंग्स को देख ही रहा होता है। तभी इस्थर उसे पीछे से चाकू मार देती है और जब जॉन नीचे गिर जाता है तब इस्थर उस पे बार बार चाकू से हमला करने लगती है और वो उसे तब तक चाकू मारती है जब तक जॉन मर नहीं जाता। और मैक्स इन सारी चीजों को देख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर इस्थर अब मैक्स के पीछे भागने लगती है ताकि वो उसे मार सके। तभी यहाँ पे केट अपनी गाड़ी लेकर के आ जाती है और केट की गाड़ी की गति इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसकी गाड़ी का अपने ही घर में टक्कर हो जाता है। फिर भी केट गाड़ी से बाहर निकलती है और वो मैक्स को ढूंढने लगती है। तभी केट को जॉन की लाश नजर आती है और केट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और मैक्स को ढूंढने के लिए ऊपर जाने लगती है। इसी बीच इस्थर केट पर भी हमला कर देती है लेकिन केट बच जाती है। तभी इस्थर को खिड़की के बाहर मैक्स नजर आती है और वो उसके पीछे दौड़ पड़ती है। तभी केट कांच तोड़ती हुई इस्थर के ऊपर गिरती है और केट को लगता है कि इस्थर बेहोश हो चुकी है, इसीलिए वो मैक्स को लेकर के यहाँ से भागने लगती है। इसी बीच पुलिस वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं लेकिन वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं उन्हें इस्थर नहीं मिलती और केट जंगलों से होकर के भाग रही होती है। तभी अचानक यहाँ पे इस्थर आ जाती है और वो चाकू लेकर के केट पे हमला कर देती है और केट नीचे गिरती है बर्फ के चट्टान पे और इस्थर चाकू लेकर के उस पे हमला करने लगती है। इसी बीच इस्थर के पास से एक बंदूक नीचे गिरती है और मैक्स देखती है कि इस्थर उसकी माँ को मार रही है, इसीलिए मैक्स अपनी माँ को बचाने के लिए गोली चलाती है लेकिन वो गोली नीचे बर्फ के चट्टान पे लग जाती है और नीचे की परतें टूटने लगती हैं और जल्दी ही केट और इस्थर नीचे पानी में गिर जाते हैं और वो दोनों अंदर डूबने लगते हैं। लेकिन केट यहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी इस्थर उसका पैर पकड़ लेती है और केट यहाँ पे इस्थर को एक जोर का किक मारती है जिससे इस्थर का गला टूट जाता है और इस्थर वापस पानी में गिर जाती है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म होती है। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।